हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं जीआईसी ज्योग्राफी लेक्चरर 2015 के मैं प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हमने 120 प्रश्न देख लिए हैं। आज हम 121 से 150 प्रश्नों को आज हम देखेंगे। यह हमारा तीसरा भाग होगा। इससे पहले हमने 31 से 120 तक हमने अपलोड कर दिए हैं, 2 भागों में, पहला और दूसरे भागों में, और कुछ उसमें संशोधित उत्तर कुंजी भी है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न या 121वां प्रश्न देखते हैं इस भाग का, तीसरा भाग का। पहला प्रश्न पत्र कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ऑप्शन ए है अंगुलहस, ऑप्शन बी है वेंगुइला, ऑप्शन बी वेंगुला, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट धारा और ऑप्शन डी है कनारी धारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए अंगुलहस धारा। ये गर्म जलधारा जो मुख्य रूप से हिंद महासागर में दोस्तों चलती है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 122वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन हिंद महासागर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है 90 पूर्वी कटक, ऑप्शन बी है कैलेरियन भ्रंश क्षेत्र, ऑप्शन सी है कार्लसबर्ग कटक, ऑप्शन डी है एम्स्टर्डम पठार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कैलेरियन भ्रंश क्षेत्र। दोस्तों ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, जबकि 90 पूर्वी कटक, कार्लसबर्ग कटक और एम्स्टर्डम पठार ये आपके हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक दोस्तों, 123वां प्रश्न देखते हैं। 123वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विलियम वेल का प्रगामी तरंग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है महासागरीय ज्वार, ऑप्शन बी है महासागरीय धाराएं, ऑप्शन बी है महासागरीय धाराएं, ऑप्शन सी है भूकंपी तरंगे और ऑप्शन डी है महासागरीय लहरें। तो दोस्तों विलियम वेल का जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है यह महासागरीय ज्वार से संबंधित है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 124वां प्रश्न सुमेलित करने के लिए है। एक और ये महासागरीय धाराएं हैं और महासागर हैं। अंगुलास धारा अभी हमने देखा, ये किससे संबंधित है? हिंद महासागर से। एक थर्ड देखते हैं डी। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो गया, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। अंगुलहास हो गया 3, तो डी में 3 आ रहा है। और वेंगुला दोस्तों, वेंगुला आपका जो वेंगुला है ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है, तो वी का दूसरा पहला, यहाँ पे पहला दिया हुआ है बी का। और क्यूरोसियो दोस्तों यह उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, सी का डी। और कनारी दोस्तों ये आपका दूसरा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका दूसरा। तो ये देखिए आपका उस जो है ऑप्शन, जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका डी। ठीक है, 25वां प्रश्न कह रहे दोस्तों, यह भी महासागरीय धाराओं से ही संबंधित है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? महासागरीय धाराएं और महासागर। फाकलैंड धारा, दक्षिणी अटलांटिक एक सही है। आयोसियो ये आर्कटिक लिखा है दोस्तों, ये आयोसियो आर्कटिक नहीं होगा, उत्तरी प्रशांत महासागर होगा। पेरू दक्षिणी प्रशांत सही है, और लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक ये भी सही है। ठीक दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जो बी है यही आपका गलत है। 26वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
हरमट्टन पवन प्रवाहित होती है इटली में, ग्रीनलैंड में, मध्य अफ्रीका में, ब्राज़ील में। तो जो दोस्तों हरमट्टन है यह मध्य अफ्रीका में प्रवाहित होती है। इसी पवन को डॉक्टर विंड के नाम से गिनी तट पे जाना जाता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, उमस होता है, जिसके कारण जब ये हवा गिनी तट पे पहुँचती है तो वहाँ के मौसम को ज़्यादा सुहावना बना देता है। जो आलस से घिरे हुए लोग होते हैं उनको उससे आराम मिल जाता है। इसी कारण इस पवन को गिनी तट पर मुख्य रूप से डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, 27वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 27वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मौसम परिवर्तन की परिघटनाएं वायुमंडल के किस परत पर सीमित है? ऑप्शन ए है ओजोन मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो दोस्तों जो मौसम परिवर्तन की जो घटना संबंधित होती है वह क्षोभ मंडल से संबंधित होती है, ऑप्शन ए। और यह वायुमंडल की पहली परत है, ठीक, धरातल से। ठीक दोस्तों, धरातल से यह वायुमंडल की पहली परत है। इसको क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, सम्मोहन मंडल और जैव मंडल के नाम से भी कुछ लोग इसको संबोधित करते हैं, कुछ भूगोल व्यक्ता, क्योंकि इसी मंडल में जीव जंतुओं का विकास होता है, इसलिए इसको जैव मंडल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक दोस्तों, और 128वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 128वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों से कौन अल्पाइन घाटी में प्रवाहित होती है? ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन अल्पाइन घाटी में प्रवाहित होती? ऑप्शन ए फान, ऑप्शन बी चिनूक, ऑप्शन सी है सिरक्को और ऑप्शन डी है खमसीन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है फान। फान एक ठंडी गर्म हवा है जो आल्प्स पर्वत से प्रवाहित होती हुई, और आल्प्स पर्वत को अल्पाइन, क्योंकि वो आल्प्स पर्वत है अल्पाइन पर्वत का उदाहरण है, उसकी घाटी में जब प्रवाहित होती है उसको अल्पाइन घाटी कहा जाता है। तब यह मुख्य रूप से इस आल्प्स पर्वत से यह प्रभावित होती है, फ्रांस में स्पेन तक जाती है दोस्तों। ठीक है, 129वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है खमशीन, शिमुम, गिवली और विकफिल्डर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है खमसीन। खमसीन उत्तरी अफ्रीका और अरब में चलने वाली धूल भरी शुष्क पवन को मुख्य खमसीन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, 130वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 130वां प्रश्न कह रहा है, ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 2 स्कॉटिश मौसमविदों ने, 2 स्वीडिश मौसमविदों ने, 2 नॉर्वेजियन मौसमविदों ने और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ध्रुवीय वातावरण सिद्धांत है वह 2 नॉर्वेजियन मौसमविदों ने मुख्य रूप से इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, वी वर्कनीज और जी वर्कनीज ने। ठीक दोस्तों, तो 31वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 131वां प्रश्न करा, 2 मई 2008 को चक्रवात ने इरावदी डेल्टा को तहस नहस कर दिया था, क्या नाम था? ऑप्शन ए है आइला, ऑप्शन बी है हुदहुद, ऑप्शन सी है नरगिस और ऑप्शन डी है नीलम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है नरगिस। ठीक दोस्तों, जो 2008 में आई थी 2 मई को, और इरावदी की डेल्टा, यह म्यांमार में है इरावदी की डेल्टा, जिसको तहस नहस कर दिया था। ठीक दोस्तों, 132वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। CW थॉर्नथवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की व्यवस्था है, एक जननिक उपागम, एक अनुभाविक उपागम, एक संख्यात्मक उपागम और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, एक अनुभाविक उपागम है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 133वां प्रश्न देखते हैं। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि का कारण है सूर्य से निकटता, वायुमंडलीय दबाव में ह्रास, ओजोन गैस का संकेंद्रण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों
समताप मंडल में ताप में वृद्धि का मुख्य जो कारण है वो है ओजोन गैस का संकेंद्रण। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी यही आपका सही है। ठीक दोस्तों, जैसे जैसे हम समताप मंडल में ऊंचाई में बढ़ते हैं उसमें तापमान भी में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, इसका मुख्य कारण जो है वो ओजोन का संकेंद्रण ही होता है। ठीक दोस्तों, जो 0.5 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक दोस्तों, 134वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन विषम मंडल में सबसे ऊपरी परत है। विषम मंडल, सम और विषम मंडल मिचले ने निकोलस ने इन्होंने विभाजित किया था। तो ऑप्शन ए है आणविक नाइट्रोजन परत, दूसरा है बी हाइड्रोजन परमाणु परत, सी है हीलियम परत और डी है ऑक्सीजन परमाणु परत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी हाइड्रोजन परमाणु परत। ठीक, सबसे ऊपरी परत देखने को मिलती है। 35वां प्रश्न देखते हैं। 135वां प्रश्न 135वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन पवन की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है। ठीक है, पवनों की दिशा से संबंधित सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए फेरल का सिद्धांत, ऑप्शन बी बायज वैलेट का सिद्धांत, ऑप्शन सी जेम्स फ्रेडली का सिद्धांत और ऑप्शन डी है हेडली का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है जेम्स फ्रेडली का सिद्धांत। ये आपका संबंधित नहीं है, जबकि फेरल, बायज वैलेट और हेडली का ये आपका पवन की दिशा से संबंधित देखने को मिलती है। 36वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चार्ल्स डार्विन का अवतरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए महासागरीय चारागाह, ऑप्शन बी है सागर जंतु संरक्षण, ऑप्शन सी है महासागरीय ज्वार और ऑप्शन डी है प्रवाल भित्ति। तो चार्ल्स डार्विन का अवतरण का जो सिद्धांत है दोस्तों वह है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी प्रवाल भित्ति से। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी कोरल रीफ प्रॉब्लम, उसी में इन्होंने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था अपना उन्होंने इसमें दिया था। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 37 प्रश्न का रहा है निम्नलिखित युग में कौन सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आर्द्र उष्ण जलवायु ब्राज़ील, ये सही सम्मिलित है। मानसूनी जलवायु थाईलैंड, दोस्तों यही आपका गलत है। और सी है भूमध्यसागरीय जलवायु मोरक्को, ये सही है। और डी है शीतोष्ण अनुसमुद्रीय जलवायु, ये आपका टर्की, ये भी सही सम्मिलित है, जबकि बी आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक दोस्तों, 138वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए। हम दोस्तों टेस्ट सीरीज के साथ साथ गत जो ईयर के जो पेपर हैं उसको भी हम सॉल्व करा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन बन सके, और जिसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न भी समाहित किए अपने टेस्ट में जो कभी नहीं पूछा गया। बेहतरीन प्रश्न है मगर आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक दोस्तों, 138वां प्रश्न का 12 माह के लिए आर्द्र बल्ब तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता प्रदर्शित करने वाली 12 भुजी आकृति को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लाइमोग्राफ, ऑप्शन बी है हीदरग्राफ, ऑप्शन सी है अर्गोग्राफ और ऑप्शन डी है बैंडग्राफ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए क्लाइमोग्राफ। ठीक है, क्लाइमोग्राफ में 12 वर्ष का, ठीक है दोस्तों, 12 माह का आर्द्र बल्ब और तापमान सापेक्षिक आर्द्रता को प्रदर्शित किया जाता है, और ये जो मानचित्र होता है वह 12 भुजी आकृति वाली होती है। ठीक दोस्तों, अगर हम इस पर थोड़ा बात करें, क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ का जो आविष्कार किया है वह ग्रिफिथ टेलर जी द्वारा किया गया है, और अगर सी अर्गोग्राफ की बात करें तो दोस्तों तो यह गिडिज द्वारा बनाया गया है। ठीक दोस्तों,
139वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 139वां प्रश्न कह रहा है, वनस्पति की जलवायु अवस्थाओं के आधार पर वर्ष 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है जीटी त्रिवार्था, ऑप्शन बी है व्लादिमीर कोपेन, और ऑप्शन सी है CW थॉर्नथवेट, और ऑप्शन डी है LD स्टैम्प। तो दोस्तों 1900 में विश्व के जलवायु का वर्गीकरण जो प्रस्तुत किए थे वह है ऑप्शन बी व्लादिमीर कोपेन ने किया था। ठीक दोस्तों, जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। 140वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 140वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित सागरों में कौन सबसे कम खारा है, लवणता वाला है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है काला सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर, और ऑप्शन डी है आपका बाल्टिक सागर। तो सब दोस्तों इसमें जो सबसे कम खारा है वो आपका बाल्टिक सागर है, और जो इसमें सबसे अधिक खारा है वो है आपका लाल सागर है। ठीक दोस्तों, अगर हम बाल्टिक सागर की बात करें तो इसमें दोस्तों 15 देखने को मिलता है, जबकि वही हम आपका काला सागर की बात करें तो इसमें भी आपका 18 देखने को मिला। मगर यही अगर हम बात करें दोस्तों आपका लाल सागर में, तो इसमें 40 से 41 देखने को मिलता है आपका लवणता। ठीक दोस्तों, 41वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 41वां प्रश्न कह रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सिद्धांत दिया हुआ है और विद्वान दिया हुआ है। इकुमेनोपोलिस, डॉक्सियाडेस, केंद्रीय स्थल सिद्धांत पीटर हेगेट। दोस्तों केंद्रीय स्थल सिद्धांत पीटर हेगेट का नहीं है, ये आपका क्रिस्टालर का है। ठीक है, वाल्टर क्रिस्टालर का है, यही आपका सुमेलित नहीं है। जबकि प्रवास के नियम E.G. रवेनस्टीन का है, और उद्योग के स्थानीयकरण का सिद्धांत आपका जो है आपका जो अल्फ्रेड वेबर का। ठीक दोस्तों, तो होगा ये आपका ऑप्शन बी, यही आपका सुमेलित नहीं है। 142वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने कहा था कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति में स्पष्ट कमी आती है? ऑप्शन ए है सैंडलर, ऑप्शन बी है डबलडे, और ऑप्शन सी पलरीड, और ऑप्शन डी द कास्त्रो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी द कास्त्रो ने कहा था कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के साथ संतति प्रजनन की प्रवृत्ति जो होती है वो स्पष्ट कमी देखने को मिलती है। 143वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 143वां प्रश्न कह रहा है, एडवर्ड एकरमैन की जनसंख्या एवं संसाधन प्रदेश के योजना के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया आता है। ऑप्शन ए चीन या मिस्र सदृश प्रदेश, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश प्रदेश, ऑप्शन सी है यूरोपीय सदृश प्रदेश, और ऑप्शन डी है ब्राज़ील सदृश प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी ब्राज़ील सदृश प्रदेश के अंदर आता है दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें भारत भी आता है। ठीक दोस्तों, और यह जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है यह यूरोपीय तुल्य जो संसाधन प्रदेश उसके चौराहे पे खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चौराहे पे खड़ा हुआ है। अब इसमें कुछ साल में यह उसमें समाहित हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 144वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादों में सम्मिलित किया जाता है? तो दोस्तों आप इससे परिचित होंगे, इस तरह के प्रश्नों से। प्राथमिक उत्पाद में आते हैं आपका पेड़ पौधे, ऑप्शन ये सही है आपका। ठीक दोस्तों, बैक्टीरिया नहीं आता, मांसाहारी जीव नहीं आते, शाकाहारी जीव नहीं आते। प्राथमिक उत्पाद में दोस्तों पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और पौधों पर जो निर्भर होते हैं उनको उपभोक्ता कहा जाता है, द्वितीय उत्पादक के अंतर्गत देखा जाता है उनको। ठीक दोस्तों, 145वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक लंबी कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन बी है जनांकी संक्रमण, ऑप्शन सी है जनांकी गतिमता, और ऑप्शन डी है जनांकी रूपांतरण।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, जनांकी गात्रमत्ता। ठीक दोस्तों, यही आपका सही उत्तर है। 146वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 146वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व की जहाज़ों के लिए नाव्य सबसे लंबी नहर है। ठीक है, विश्व की जहाज़ों के लिए नाव्य सबसे लंबी नहर है, मतलब नौगाम में सबसे लंबी नहर है, कौन सी है? स्वेज नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस नहर और ऑप्शन डी है कील नहर। तो दोस्तों इसमें सबसे लंबी पूछ रहा है, तो इसका सबसे जो सही उत्तर होगा वह सेंट लॉरेंस नहर, ऑप्शन सी। अगर सबसे व्यस्ततम पूछता या सबसे महत्वपूर्ण पूछता तो वह होता आपका स्वेज नहर। ठीक दोस्तों, 147वां प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों हम वही सेंट लॉरेंस नहर की बात करें तो दोस्तों ये सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी हुई है और ये महान झीलों से जाकर जुड़ती है। ठीक दोस्तों, महान झील जो है आपका कनाडा, उत्तरी अमेरिका में, ये उससे जाकर जुड़ती है और ये प्रमुख रूप से आपका आंतरिक भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सबसे आंतरिक भाग में मुख्य रूप से परिवहन का प्रमुख कारण देखने को मिलती है। 147वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नगर दिया है और नदी दिया हुआ है। सिडनी डार्लिंग नदी सही दिया हुआ है और हांगकांग टाइवर, दोस्तों यही आपका सम्मिलित नहीं है। टाइवर नहीं, हांगकांग टाइवर पे नहीं है, टाइवर पे है आपका रोम। ठीक दोस्तों, मॉस्को सही है, टोक्यो सुमिदा ये भी सही सम्मिलित है। ठीक दोस्तों, 138वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 138वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये तो है। बी है हिंद महासागर, दोस्तों ये आपका प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र नहीं है। सी कह रहा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर, ये भी है। डी कह रहा उत्तरी पूर्वी आपका अटलांटिक महासागर, ये भी सही है, जबकि आपका बी गलत है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं 149 प्रश्न दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 149 प्रश्न कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में कौन वर्ष 2014 में विश्व में चाय का सबसे बड़ा पुनर्निर्यातक था? ऑप्शन है यूके, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी है यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, जो पुनः 2014 में पूर्ण चाय निर्यातक के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न पत्र का 2015 GIC, ठीक है, लेक्चर का ये आखिरी प्रश्न है। 150 प्रश्न दोस्तों, उसको भी हम देखते हैं। 150 प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित के कौन औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार है? ठीक है, औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार है कारखानों की संख्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है उपयुक्त ऊर्जा की मात्रा, ऑप्शन सी है कुल औद्योगिक उत्पादन और ऑप्शन डी है उत्पादन क्रियाजन्य मूल्य वृद्धि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, उत्पादन क्रियाजन्य मूल्य वृद्धि, ये इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आपके GIC ज्योग्राफी लेक्चरर 2015 के पेपर। अब अगला मैं आपको जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा GIC के और UP PGT के। ठीक दोस्तों, आपको जल्द ही मैं उपलब्ध कराऊंगा। और अगर आप हमारी YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइए और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाइए। और मैं ऐसे प्रश्न भी लाता हूं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम बेस के लिए होता है, चाहे वो आपका नेट JRF हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका TGT PGT हो, चाहे आपका GDC और GIC हो। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगला मैं टेस्ट सीरीज या आपको प्रश्न पत्र मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और एक हमारे मित्र हमसे रीजनल प्लानिंग के टेस्ट सीरीज हमसे कहें कि सर वो टेस्ट सीरीज लेकर आइए, तो ज़रूर मैं लेके आऊँगा। एक दो दिन में आपको मैं जल्द उपलब्ध कराऊँगा, क्योंकि उस पर मैं नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स बना के जल्द मैं वो टेस्ट सीरीज आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।